हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। इजराइल पैलेस्टीन के बीच में गाजा स्ट्रिप को लेकर जो विवाद है पिछले कुछ दशकों से लगातार रहा है। हालांकि इसको कई बार सुधारने की कोशिश की गई, कई बार शांति स्थापित करने की कोशिश की गई, बट वो स्थापित हो नहीं पाई। अभी पिछले कुछ वर्षों से, लास्ट 2 ईयर से ये कुछ बहुत ही ज़्यादा वायलेंट हो गया था। इजराइल पैलेस्टीन के बीच का जो मुद्दा था, या इजराइल हमास या गाजा स्ट्रिप विवाद आप इसको कहते हैं। अब इस पर एक नया अपडेट आया है और नए अपडेट को आप लोग जान रहे हैं गाजा पीस अग्रीमेंट के नाम से, गाजा शांति समझौते के नाम से। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हमने ये अग्रीमेंट करा दिया है। हालांकि ये सबको पता है कि इसको कराने के पीछे की वजह भी डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका ही होता है। अमेरिका की बिना ये लड़ाई शुरू नहीं हो सकती और अमेरिका की बिना ये शांति समझौता नहीं हो सकता है, सबको पता है। अब डोनाल्ड ट्रंप फिर से मांग करेंगे कि मुझे पीस प्राइज दे दो। 2026 के एक बहुत बड़े दावेदार बन जाएंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। जो लड़ाई पिछले कई दशकों से चल रही थी, उसकी शांति अगर बहाली हो रही है तो पूरे विश्व के लिए एक बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि इसके कारण कहीं ना कहीं पूरी दुनिया 2 पोल में ऑटोमेटिकली डिवाइड हो जाती है। इसके कारण अर्थव्यवस्था पर बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ते हैं। युद्ध कभी भी किसी समस्या का समाधान नहीं है। आप अगर शांति लाना चाहते हैं तो वार्ता करनी पड़ेगी। महात्मा गांधी जी का जो फिलॉसफी यहाँ पर बहुत रेलेवेंट हमको नजर आती है कि शांति का रास्ता बातचीत या कम्युनिकेशन के माध्यम से ही जाता है। डोनाल्ड ट्रंप के अथक प्रयासों के बाद दोनों देशों के बीच में बातचीत हुई। अब शांति जो समझौता है इसको साइन कर लिया है। और आप यहाँ पर खबर देखेंगे कि जो इजराइल है, इन्होंने 1968 जो पैलेस्टीन बंधक थे इनको निकाल फ्री कर दिया है, और जो पैलेस्टीन है इन्होंने भी 20 जो होस्टेज थे इनको भी फ्री कर दिया है। मतलब इजराइल और हमास के बीच में अब शांति पर बात हो रही है और गाजा जो स्ट्रिप है, जहाँ जितना नुकसान हुआ है उसको डेवलप करेंगे। हालांकि इसके ढेर सारी शर्तें हैं और यहाँ जो मेन रोल में फिर डोनाल्ड ट्रंप रहेंगे। एक आप सबको पता है कि कमीशन बनाया गया है गाजा के डेवलपमेंट को लेकर। दुनिया के सभी देश उस डेवलपमेंट में हिस्सेदार बनेंगे। ब्रिटेन का भी इंपॉर्टेंट रोल है, डोनाल्ड ट्रंप का भी इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। मतलब कहीं ना कहीं जो सरपंच हैं फिर से हमारे डोनाल्ड ट्रंप दादा आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर शांति बहाली होती है तो बहुत अच्छी चीज़ है। इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता है। एक लड़ाई जो इतने लंबे से समय से चल रही थी उसका समाधान निकल गया, बहुत अच्छी चीज़ है। चलिए समझते हैं पूरी कहानी को कि कहाँ क्या पर हुआ है। आप इन लोगों को देखिए, ये वो लोग हैं जिनको फ्री किया गया है। मतलब इनको बंधक बना के रखा गया था। सोचिए 2 साल से कुछ लोग इजराइल के द्वारा बंधक बनाए गए हैं, कुछ लोग पैलेस्टीन के द्वारा बंधक बनाए गए हैं। ये घर नहीं जा पा रहे हैं, ये बात नहीं कर पा रहे हैं। हमको जीवन बहुत मुश्किल लगता है ना। सोचिए कि इनका जीवन कितना मुश्किल रहा होगा, कैसे रहे होंगे, कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा होगा, लेकिन फिर भी रहे हैं, सरवाइव किए हैं। अब घर जा रहे हैं, अपने घर वालों से मिलेंगे और जीवन में शायद कभी किसी चीज़ के लिए शिकायत नहीं करेंगे, क्योंकि इतना झेल लिया है, इतना बर्दाश्त कर लिया है कि अब कोई भी परेशानी इनको बड़ी परेशानी लगेगी ही नहीं। तो ये लोग खुश हैं और पूरी दुनिया भी शायद खुश है इन लोगों को देखने के बाद, क्योंकि हम सब खुश हैं। ये देख लीजिए, ये पीस 2025 के पूरे लीडर्स हैं। इसमें बेंजामिन नेतन्याहू हैं, डोनाल्ड ट्रंप देखने को मिल जाएंगे और ढेर सारे लीडर्स यहाँ पर हैं। हालांकि भारत के प्रधानमंत्री इसमें शामिल नहीं हुए हैं। क्यों नहीं हुए, इस पर आपको अलग से वीडियो बना के बता देंगे। तो गाजा युद्ध विराम समझौता 2025 है और एक ऐतिहासिक पहल है, एक हिस्टोरिक इनिशिएटिव है। मध्य पूर्व में शांति हो सकती है, जो मिडिल ईस्ट है यहाँ पर पीस एस्टेब्लिश हो सकता है। जो इस्लामिक और यहूदी आइडियोलॉजी में लड़ाई चल रही थी, शायद अब ये शांत हो सकती है और अब पूरा जो मिडिल ईस्ट है ये पीसफुली हो सकता है। लेकिन सब कुछ शायद है। आपको क्या लगता है, हमको जरूर बताइएगा। शांति समझौता, जगह याद रखना, शर्म अल शेख मिस्र। ये मिस्र की एक जगह है जिसको शर्म अल शेख के नाम से आप जानते हैं। तारीख इंपॉर्टेंट है, 13 अक्टूबर 2025 है ना, 2025। मुख्य भूमिका किसने निभाई है? अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा इन्होंने मध्यस्थता की है। इस समझौते के अंतर्गत हमास ने लगभग 20 इजरायली बंधकों को रिहा किया है। जो हमास है इसने 20 इजरायली बंधकों को रिहा कर दिया है। वहीं इजराइल ने लगभग 1968 संख्या है, इसको अप्रोक्स 2000 के आसपास फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़ दिया है। दोनों पक्षों ने स्थायी युद्ध विराम, परमानेंट सीज फायर और गाजा पुनर्निर्माण पर सहमति जताई है। इजराइल, हमास या पैलेस्टीन दोनों ने गाजा के पुनर्निर्माण पर अब सहमति बता दी है कि हम गाजा को फिर से रीडेवलपमेंट गाजा का करेंगे और एक पीस यहाँ पर लेकर आएंगे, शांति की स्थापना या शांति की बहाली करेंगे। तो कब हुआ है समझौता, कहाँ पर हुआ है, मुख्य भूमिका किसने निभाई है और क्या क्या कर दिया है, शायद ये आप इस बात को समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। मुख्य भागीदार देश की बात करें तो इसमें अमेरिका ने मध्यस्थ की भूमिका निभाई है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप आए,
मिस्र मेजबान देश बना, मतलब जो मिस्र है ये होस्टिंग कंट्री बना, और यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं अब्दुल फतेह इल सीसी। कतर और तुर्की जो हैं इन्होंने हमास से संपर्क के माध्यम से वार्ता संभव बनाई। कतर और तुर्की ने भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, इन्होंने भी हमास से संपर्क के माध्यम से वार्ता संभव कराई। डोनाल्ड ट्रंप इजराइल को कन्विंस कर रहे थे और कतर और तुर्की हमास को कन्विंस कर रहे थे, तो इन्होंने बातचीत करके इस एग्रीमेंट को साइन कराने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। इजराइल और फिलिस्तीन प्राधिकरण प्रत्यक्ष हस्ताक्षर करता है, मतलब डायरेक्टली साइन किसके बीच में हुआ है, तो दोनों के प्राधिकरण जो हैं, दोनों के जो ऑफिशियल बॉडीज हैं, इन्होंने साइन किए हैं सभी नेताओं की उपस्थिति में। कारण है क्योंकि नेता तो आते जाते रहते हैं, तो प्राधिकरण ने इस पर साइन कर दिया, ध्यान रखना। अन्य उपस्थित नेता कौन थे? एंटोनियो गुटरेस यूएन सेक्रेटरी जनरल हैं, जॉर्जिया मेलोनी इटली से हैं, और कीर स्टारमर यूके। ये और बड़े बड़े लीडर भी यहाँ पर हुए, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री नहीं पहुंचे। डोनाल्ड ट्रंप ने बुलाया भी था, लेकिन आप सबको पता है कि जिस तरीके से टैरिफ वॉर चल रहा है अमेरिका और यूएस के बीच, सॉरी भारत और यूएस के बीच में, तो डोनाल्ड ट्रंप से मतलब दोनों की मीटिंग हो ही नहीं पा रही है किसी कारण बस, तो हम तो यहाँ पर नहीं पहुंचे पीएम, ठीक है, याद रखना। भारत की प्रतिक्रिया क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस समझौते का स्वागत करते हुए कहा है कि यह समझौता साहस और शांति के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक है, कि जो साहस है और शांति है इसके प्रति जो प्रतिबद्धता है, जो डेडिकेशन है, उसका एक सिंबल है कि पीस एस्टेब्लिश करना चाहते हैं पूरी दुनिया में, हमको शांति चाहिए। एक कारण ये भी हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप के अब अंतिम समय जो 2-3 साल बचेंगे उनको वो बेहतर तरीके से यूटिलाइज करना चाहते हैं, पूरे में कोहराम मचाकर सबको परेशान करके शायद अब शांति की तरफ आगे बढ़ने की सोचें, हो सकता है ज्ञान उनको मिल गया हो। विश्व में स्थायी शांति के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है। आप समझिए कि अगर गाजा स्ट्रिप कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व होता है तो पूरी दुनिया के ढेर सारे मुद्दे सॉल्व हो सकते हैं। इससे खतरनाक, इससे डेडली अभी कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ ही नहीं है, जो पिछले 5-6 दशकों से चला रहा है, इवन 8 दशक आप इसको कह सकते हैं, तब से चला रहा है, राइट। भारत पारंपरिक रूप से 2 राज्य समाधान, 2 स्टेट सॉल्यूशन का सपोर्ट करता है। भारत ने हमेशा इजराइल और पैलेस्टीन को 2 स्टेट में माना है, हमारी हमेशा से आइडियोलॉजी रही है। हमारे लिए इजराइल भी इंपॉर्टेंट है, पैलेस्टीन भी इंपॉर्टेंट है। हम खिलाफ हैं आतंकवाद के, जो आतंकवाद को बढ़ावा देगा हम उसके खिलाफ रहेंगे। तो 2 राष्ट्र सिद्धांत को हम लोग हमेशा मानते हैं, यानी इजराइल और फिलिस्तीन दोनों को स्वतंत्र, सुरक्षित और मान्यता प्राप्त राज्य के रूप में स्थापित किया जाए। दोनों को स्वतंत्र रहें, संप्रभु रहें और दोनों को मान्यता मिले, ऐसा नहीं। हाँ, इसकी ढेर सारी कड़ी शर्तें भी हैं। तो भारत का मानना है कि दोनों स्वतंत्र हों, संप्रभु हों और किसी में कोई हस्तक्षेप नहीं करे। ये भारत की प्रतिक्रिया, आप इसको लेकर बता सकते हैं। संभावित प्रभाव क्या हो सकते हैं इसके? ग्लोबल इंपैक्ट, अमेरिका का अंतर्राष्ट्रीय साख में सुधार हो सकता है, जो डोनाल्ड ट्रंप ने खराब की है अभी पिछले कुछ वर्षों में, 2-3 सालों में। शायद इसकी इमेज थोड़ी ठीक हो सकती है कि अब ये फिर से दादा की भूमिका में आ गए हैं, इनकी बातें मानी जा रही हैं। इजराइल हमास अगर डिस्प्यूट सॉल्व हो सकता है तो मतलब अब अमेरिका की स्थिति थोड़ी ठीक हो सकती है। इजराइल अरब रिश्तों में नरमी आएगी। इजराइल के जो अरब से रिश्ते खराब थे या मुस्लिम कंट्री से रिश्ते खराब थे, शायद अब वो बेहतर हो सकते हैं। सब कुछ शायद है, क्या होगा ये तो किसी को नहीं पता। कल फिर अटैक कर दे कोई, ये भी कोई नहीं कह सकता, राइट। ऊर्जा सुरक्षा और व्यापारिक स्थिरता, जो ऊर्जा सुरक्षा है, एनर्जी सिक्योरिटी एंड जो ग्लोबल ट्रेड स्टेबिलिटी हमको देखने को मिल जाएगी। वैश्विक बाजार में तेल की कीमतों पर सकारात्मक असर देखने को मिलेगा। ग्लोबल मार्केट में हमको पॉजिटिव खबरें देखने को मिलेंगी ऑयल को लेकर, इस बात को ध्यान रखना। तो ये इसके पॉजिटिव इंपैक्ट हो सकते हैं, ठीक है। अब देखो, अगर मैं बात करूं ये वर्ल्ड वाइड इंपैक्ट की हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, लेकिन फिर भी वही कहानी है कि जैसे इजराइल है, इजराइल ने इतनी लंबी लड़ाई लड़ी और आज एक अंत में एक समझौते की तरफ उनको आगे बढ़ना पड़ा। तो एक सवाल यहाँ पर निकल के आता है कि क्या इजराइल ने अपनी जो हेजेमनी है, इस हेजेमनी को लूज कर दिया है? क्या इजराइल का जो विजन था कि हम अपने आप को स्वतंत्र और एक मजबूत राष्ट्र के तौर पर प्रेजेंट करेंगे, क्या ये अब खत्म हो गया है? क्या इजराइल की जो सॉवरेनिटी है वो टोटली वायलेटेड की जाती है अमेरिका के द्वारा? कभी भी अमेरिका इससे युद्ध शुरू करा देता है, कभी भी शांत करा देता है। तो इजराइल की जो ऑटोनॉमी है, जो सॉवरेनिटी है, उस पर ढेर सारे सवाल खड़े हुए हैं कि क्या इजराइल के सामने अब और संकट देखने को मिलेंगे? अगर अमेरिका के कहने पर वो पैलेस्टीन डिस्प्यूट को सॉल्व कर सकता है तो अब और क्राइसिस भी देखने को मिल सकते हैं। तो ग्लोबली जो इजराइल की इमेज है ये और खराब हो सकती है, अब एक पॉजिटिव वे में यहाँ पर नहीं जाएगी। हमास के साथ, हमास को शायद हो सकता है कि थोड़ा मनोबल मिले कि चलो हमने तो इजराइल को झुका दिया है, तो और शायद जो टेरर एक्टिविटीज़ हैं, आतंकवादी गतिविधियां हैं, इनको शायद हमको बढ़ावा देखने को मिले। अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत के लिए देखो दोनों भिन्न भिन्न सिचुएशन है। हमारे लिए इजराइल भी इंपॉर्टेंट है, पैलेस्टीन भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमको मिडिल ईस्ट में अच्छे रिश्ते यहाँ पर बनाए रखना है। और वैश्विक लेवल पर
वॉर जितने कम होंगे उतनी ही इकोनॉमिक स्टेबिलिटी रहेगी, उतनी ही बेहतर ट्रेड रहेंगे और उतना ही इंडिया के लिए बेहतर है, क्योंकि हम लोग अभी डेवलपिंग इकोनॉमी है। हम नहीं चाहते कहीं भी वॉर हो, कहीं भी अशांति हो, कहीं भी अस्थिरता हो, हमको एक स्टेबिलिटी चाहिए। तो इंडिया के लिए पॉजिटिव इम्पैक्ट हमको ये देखने को मिल सकता है, ठीक है। और हो सकता है कि पूरी दुनिया में अब शांति की बहाली हो जाए, पूरी दुनिया एक स्टेबिलिटी की तरफ चली जाए, ये भी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी मुझको नज़र आती है, राइट, याद रखिएगा। अब थोड़ी सी और बातें करते हैं। गाजा क्षेत्र में इजराइल हमास युद्ध की थोड़ी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देख लेते हैं। गाजा पट्टी भूमध्य सागर के निकट स्थित है और लंबे समय से, जो मेडिटेरियन सी है इसके पास में स्थित है, लंबे समय से इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष का केंद्र रही है। 1967 के 6 दिन युद्ध में इजराइल ने गाजा पर कब्जा किया। 2005 में इजराइल ने बस्तियां हटाई पर सीमाओं और हवाई क्षेत्र पर नियंत्रण बनाए रखा। तो 1967 ने इजराइल ने अटैक कर दिया, गाजा पट्टी पर कब्जा कर लिया। 2005 में बस्तियां हटा दी, लेकिन जो हवाई क्षेत्र हैं इन पर इनका नियंत्रण बनाए रखा। और 1967 से ही ये वॉर या इस डिस्प्यूट की शुरुआत हो जाती है इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में। फिलिस्तीन में एक संगठन है हमास, आतंकवादी संगठन के तौर पर उभरा, उसने सत्ता में काबिज हुआ और सत्ता में काबिज होने के बाद उसका एक ही उद्देश्य रहा कि यहूदियों को खत्म करना है, इजराइल को खत्म करना है और जो गाजा स्ट्रिप है उस गाजा स्ट्रिप को हमको आज़ाद कराना है। तो शुरुआत 1967 से होती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये है गाजा स्ट्रिप, देख लीजिए, ये गाजा स्ट्रिप है और जो भूमध्य सागर है यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। ये आपको इधर इजराइल देखने को मिलेगा, ये ढेर सारे देश हैं, लेबनान है, सीरिया है, ये वेस्ट बैंक है, ये एक इंपॉर्टेंट एरिया है, ये जॉर्डन है, ये इजिप्ट है, ठीक है। गाजा स्ट्रिप इतनी सी है, ये मेडिटेरियन सी के आसपास आपको देखने को मिल जाएगा। और इसी को लेकर ये दोनों देश बहुत दिनों से लड़ते रहे, बहुत ही दिनों से, ठीक है। ये अपने इजराइल दादा हैं और ये इस पर कब्जा करके बैठ गए थे 1967 से। आगे कहानी क्या होती है, हमास का उदय और राजनीतिक तनाव। हमास एक फिलिस्तीनी इस्लामिक संगठन है, एक इस्लामिक संगठन है जिसकी स्थापना 1987 में पहली इंटिफादा फिलिस्तीनी विद्रोह के दौरान हुई थी। पहला फिलिस्तीनी विद्रोह होता है इंटिफादा, आप जिसको कहते हैं, इसमें इसकी शुरुआत हुई और इसका उद्देश्य इजराइल के अस्तित्व को मान्यता न देना और फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना से है। ये पूरी तरीके से इजराइल को खत्म करना चाहते थे और फिलिस्तीनी राज्य को फिर से स्थापित करने के लिए उदय हुए। 2006 में हमास ने चुनावों में जीत हासिल की और गाजा में सत्ता स्थापित की। इसके परिणाम स्वरूप फतेह और हमास के बीच सत्ता संघर्ष शुरू हुआ और 2007 में हमास ने गाजा पर पूर्ण नियंत्रण कर लिया, जिससे गाजा और पश्चिमी तट के बीच विभाजन हो गया। 2007 में फिर ये क्या करते हैं, ये गाजा पर पूरा कंट्रोल स्टेब्लिश कर लेते हैं और फिर से लड़ाई की शुरुआत हो जाती है। काफी लंबे समय तक फिर ये लड़ाई चलती है। संघर्ष के मुख्य कारण क्या है? भू राजनीतिक कारण। इजराइल और फिलिस्तीनियों के बीच सीमाओं, भूमि अधिकार और राष्ट्रीय पहचान पर विवाद हमेशा रहा है। सैन्य संघर्ष और हमास का हथियारबंद होना। हमास ने रॉकेट हमले और सुरंग नेटवर्क के माध्यम से इजराइल पर हमला किया, जबकि इजराइल ने जवाबी कार्रवाई में हवाई हमले और जमीनी सैन्य अभियान चलाए। तो पहला कारण है भू राजनीतिक कारण कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में बॉर्डर को लेकर हमेशा लड़ाई चलती रहती है। सैन्य संघर्ष, हथियारों ने भी इस लड़ाई को बहुत बढ़ावा दिया है। आर्थिक और मानवीय संकट। गाजा पर इजराइल और मिस्र का ब्लॉक, बेरोजगारी, पानी और बिजली की कमी और बेसहारा आबादी ने स्थानीय स्थिति को और जटिल बनाया। जब गाजा पर अटैक कर दिया इजराइल ने, तो यहाँ पर भूखमरी, बेरोजगारी और ढेर सारी समस्याएं देखने को मिली। अब जो पैलेस्टीन या फिलिस्तीन के लोग हैं या हमास के लोग हैं, इनको सपोर्ट मिला इन लोगों का और इसके कारण और विवाद यहाँ पर बढ़ गया, ध्यान रखना। राजनीतिक विभाजन। फतेह और हमास के बीच सत्ता संघर्ष ने समझौते और शांतिपूर्ण जो बातें हैं उनको खत्म कर दिया। हमास बात ही नहीं करना चाह रहा किसी भी तरीके से, इस कारण शांतिपूर्ण बातें यहाँ पर नहीं हो पाई, ध्यान रखिएगा। युद्ध की श्रृंखला। 2008 और 2009 में ऑपरेशन कास्ट लीड चला। इजराइल ने हमास के रॉकेट हमलों के जवाब में गाजा पर हमला किया। इस दौरान भारी नागरिक हानि हुई। 2008-9 से ये लड़ाई फिर से शुरू हुई, जिसको ऑपरेशन कास्ट लीड के नाम से जान रहे हैं। 2012 में ऑपरेशन कॉलम ऑफ डिफेंस आया। हमास और इजराइल के बीच रॉकेट और हवाई हमलों की दोबारा श्रृंखला। 2014 में ऑपरेशन प्रोमिटेड लैंड आया। गाजा में तीसरे बड़े संघर्ष में सैकड़ों नागरिकों मारे और बुनियादी ढांचे नष्ट हुए। 2023-25 से लगातार रॉकेट हमले, हवाई हमले और छोटे संघर्षों के कारण स्थिति अस्थिर रही। 2025 में यह संघर्ष अपने चरम पर पहुंचा, जिसके कारण लाखों लोग विस्थापित हुए और व्यापक मानवीय संकट उत्पन्न हुआ। इजराइल हमास की लड़ाई में जो सबसे ज्यादा लॉस हुआ है वह मानवों को हुआ है, नागरिकों को हुआ है, अर्थव्यवस्था को हुआ है, ढेर सारा लॉस हुआ। अब ये एक समाधान की तरफ पहुंचे हैं और समाधान की तरफ पहुंचे हैं तो इसकी बहुत अच्छी बात है। देखिए कितनी भयावह मंजर हमको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया, सबने बहुत बढ़िया तरीके से इसको एक्सेप्ट कर लिया है कि अच्छी बात है।
ये युद्ध विराम हो गया है और इन सब लोगों ने इस पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। शांति समझौते की मुख्य विशेषताएं और रणनीतिक महल। शांति और स्थायित्व की प्रतिबद्धता। सभी हस्ताक्षरकर्ताओं ने गाजा में 2 वर्षों से अधिक समय तक चली हिंसा, मानवीय पीड़ा और आर्थिक हानि को समाप्त करने के लिए ट्रंप शांति समझौते को अपनाने का ऐतिहासिक संकल्प लिया। यह समझौता आशा, सुरक्षा और साझा समृद्धि का नया अध्याय खोलने का प्रयास है। मतलब शांति और स्थायित्व की प्रतिबद्धता हमको नजर आती है कि हम शांति चाहते हैं, दोनों देश यही बोल रहे हैं। मानव अधिकार और सुरक्षा की गारंटी। स्थायी शांति का उद्देश्य सुनिश्चित करना है कि फिलिस्तीनी और इजरायली दोनों समुदायों के मौलिक मानव अधिकार सुरक्षित हों, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित हो और उनकी गरिमा का संरक्षण हो। मतलब दोनों देशों में शांति रहे, किसी प्रकार की मानव अधिकार या मौलिक अधिकारों का उल्लंघन ना हो। इसी उद्देश्य के साथ में इस पीस एग्रीमेंट को साइन किया गया है। तो शांति की बात कर रहे हैं, मानव अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी दे रहे हैं। सहयोग और संवाद के माध्यम से समाधान। समझौते में स्पष्ट किया गया है कि स्थायी प्रगति केवल सहयोग, निरंतर संवाद और विश्वास निर्माण के माध्यम से ही संभव है। राष्ट्रों और समुदायों के बीच संबंधों को सुदृढ़ करना क्षेत्रीय और वैश्विक शांति तथा स्थायित्व के लिए अनिवार्य है। कोई भी समस्या होगी तो उसका समाधान बातचीत के माध्यम से ही निकाला जाएगा। इससे क्षेत्रीय शांति आएगी, क्षेत्रीय स्थिरता आएगी और इसी से अंतरराष्ट्रीय शांति और स्थिरता हमको देखने को मिलेगी। धार्मिक और सांस्कृतिक संवेदनशीलता। मध्य पूर्व की भूमिका धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व विभिन्न धर्मों, ईसाई धर्म, इस्लाम और यहूदी धर्म के लिए अत्यंत गहन है। समझौते में इन पवित्र स्थलों और सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण को प्राथमिकता देने का संकल्प किया गया है। जो यरूशलेम है एक पवित्र भूमि मानी जाती है और सभी धर्मों की पवित्र भूमि उसको माना गया है, तो सभी धर्मों के लोग वहां जा पाएंगे, शांति आ पाएगी, कल्चरल एक्टिविटी होंगी और जो संस्कृति है उसका संरक्षण हो पाएगा। सभी धर्मों के बीच में सौहार्द की भावना का विकास होगा। तो पूरी दुनिया में एक पीस हमको देखने को मिल सकता है सिर्फ इस एक एग्रीमेंट के कारण। चरमपंथ और उग्रवाद का उन्मूलन। सभी पक्षों ने चरमपंथ, उग्रवाद और जातिवाद को किसी भी रूप से समाप्ति का संकल्प लिया है। हिंसा और कट्टरपंथी विचारधाराएं सामाजिक संरचना को भंग कर सकती हैं। इसके लिए शिक्षा, रोजगार और सामाजिक समावेश और परस्पर सम्मान को स्थायी शांति की नींव माना है। जो चरमपंथ है, उग्रवाद है, जो सैनिकरण हुआ है, उसको धीरे धीरे कम करेंगे और इन सब के लिए एक आयोग बनाया जाएगा जिसकी अध्यक्षता यूके करेगा और सुप्रीम पावर जो रहेगी वो यूएसए के पास रहेगी। आप सबको पता है किसी भी तरीके से कोई भी एक्टिविटी होती है, अगर इजराइल के द्वारा एक्टिविटी की जाती है तो इजराइल को दोषी माना जाएगा, हमास के द्वारा की जाती है तो हमास को दोषी माना जाएगा और धीरे धीरे यहाँ पर एक स्थायी शांति बनाने का प्रयास किया जा रहा है। कूटनीतिक विवाद समाधान। भविष्य में उत्पन्न होने वाले विवादों को सैन्य बल या लंबी संघर्ष प्रक्रिया के बजाय कूटनीतिक वार्ता और समझौते के माध्यम से हल करने का संकल्प लिया गया है। यह समझौता क्षेत्र में पुनरावृत्ति वाले युद्ध और विफल संवाद का विकल्प प्रस्तुत करता है। इनका कहना है कि लड़ाई कभी भी संघर्ष से नहीं जीती जा सकती, इसके लिए हमको शांति का रास्ता अपनाना पड़ेगा और फिर आप इसके थ्रू इस टारगेट को अचीव कर सकते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट मैसेज है समान अवसर और सामाजिक न्याय। क्षेत्र में व्यक्ति को समान अवसर, गरिमा और सम्मान सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाएगा। जाति, धर्म या समुदाय से परे सभी लोग शांति, सुरक्षा और आर्थिक समृद्धि में भाग ले सकेंगे। गाजा पट्टी में स्थायी शांति और क्षेत्रीय सहयोग। गाजा समझौते ने गाजा में स्थायी शांति व्यवस्था स्थापित करने के प्रयासों को मान्यता दी है और इजराइल के पड़ोसी देशों के साथ मित्रवत और सहयोगी संबंधों को प्रोत्साहित किया है। अब हर जगह एक शांति और बेहतरीन रिश्ते हमको देखने को मिल जाएंगे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये हमने आपको बता दिया है। एक सवाल है आपके लिए, 2025 का शर्म अल शेख शांति समझौता किस संघर्ष से संबंधित है, आपको बताना है। ये हमारा प्रतिज्ञा प्लस अक्टूबर बैच है जिसमें आपको यूपीएससी फाउंडेशन बैच मिलेगा ही मिलेगा। इसी के साथ में बिहार जो स्टेट है इसकी प्रिपरेशन भी आपको कराई जाएगी। आप याद रखना है GRS लाइव, ये मेरा कोड है GRS लाइव, आप इसको यूज़ कीजिए और मैक्सिमम डिस्काउंट इसके थ्रू आप प्राप्त कीजिए। ये 25 अक्टूबर से बैच की शुरुआत हो रही है। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको PDF एंड ऑल अपडेट मिल जाएंगे। तो एक इंपॉर्टेंट अग्रीमेंट हमने आपसे डिस्कस किया है, आपको कैसा लगा है अपनी प्रतिक्रिया हमको जरूर दें। चलिए फिर मिलते हैं आपसे दूसरी क्लास में, तब तक खुश रहें, मस्त रहें। हैव अ नाइस डे, गुड डे। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।